हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा होगा। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से एक बच्चा का विकास को वृद्धि और जो वातावरण, जो वृद्धि होता है बच्चा का और विकास होता है, किस तरह से जो वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करते हैं। ये सब कुछ तो पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या उसके बारे में ही, वंशानुक्रम और वातावरण आखिर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज आते हैं, ये सब कुछ के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्या दो वर्ड आता है, वंशानुक्रम या फिर उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। क्या देखिए, अनुवांशिकता इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम या इसी को बोलते हैं अनुवांशिकता। और फिर क्या, वातावरण। तो ये दोनों वर्ड जो मेरा टॉपिक का नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर क्या होता है वंशानुक्रम? ये सब तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन तो भी फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार। देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है? जब अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है या फिर बोल सकते हैं हस्तांतरित होता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं या फिर वंशानुक्रम बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे होता है? तो जो एक गुण माता पिता से बच्चे में जाता है, किसके माध्यम से जाता है, जीन के माध्यम से। अब कुछ लोग बोलेंगे जीन क्या होता है, तो आगे हम बताएंगे जीन क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या आता है, वातावरण। तो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं, वह सब मिलकर क्या, जैसे आसपास की वस्तुएं क्या बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हमारे आसपास के रहने वाले लोग, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, कारखाना है, फैक्ट्री है, जितने सारे वस्तुएं हमारे आसपास सब मिलकर क्या करते हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छा से अब समझ गए होंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। इतना तो समझ गए होंगे, और इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को हम यहाँ पे इंट्रो दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, फिर क्या क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, अनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो उसमें पहला क्या हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा अनुवांशिकता के बारे में ही। अनुवांशिकता क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विभिन्न परिभाषा क्या दिया हुआ है, उसका नियम क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, किस तरह से अनुवांशिकता एक बालक को प्रभावित करता है, उसके विकास को प्रभावित करता है, ये सब सारे चीज को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि अनुवांशिकता या फिर इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेरिडिटी। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा तो बताएं आप लोग को, लेकिन फिर से बता रहे हैं आप लोग को क्या होता है। जब अनुवांशिक गुण, अब देखिए अनुवांशिक गुण में क्या क्या आता है, हमारे आंखों का जो रंग है, आंख नाक कान, ये सब जो होता है ना, आंख नाक कान रंग, आंख कान नाक का रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, ये सब क्या है, अनुवांशिक गुण ही है। तो ये सब जब जीन के माध्यम से ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं या फिर हस्तांतरित होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है जीन। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। ऐसे सब पढ़े होंगे, 9th 10th में तो सब बायोलॉजी पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, तो सबको पता होगा। लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा इसके बारे में अच्छा से पढ़े होंगे हायर क्लास में। तो देखिए, जीन क्या होता है, जीन ना एक अनुवांशिक इकाई है। क्या है, एक अनुवांशिक इकाई है। उससे क्या होता है, अनुवांशिक इकाई है, उससे जो माता पिता का जो गुण है ना, जो माता पिता में जो गुण रहता है वह बच्चा में आता है। उसमें क्या होता है, अनुवांशिक गुण ही रहता है। जैसे हमारे आंखों का रंग, बालों का रंग काला होता है, ये सब जो गुण किस में होता है, तो जीन में ही होता है। और जीन के माध्यम से ही एक गुण ट्रांसफर होता है, माता पिता से एक बच्चा में ट्रांसफर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीन क्या होता है। तो क्या होता है, अनुवांशिक गुण के कारण ही, अनुवांशिकता के कारण ही ना, जो मतलब एक कोई बच्चा होता है, कोई आदमी का बच्चा आदमी जैसा दिखता है। अगर ऐसा क्या, ऐसा देखते हैं आप लोग कि ऐसा होता है क्या कि जब बच्चा, आदमी का बच्चा जानवर जैसा दिखता है या फिर जानवर का बच्चा आदमी जैसा दिखता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण के कारण ही क्या होता है, इसके कारण समान से समान जीव ही उत्पन्न होते हैं। किसके कारण,
तो अनुवांशिकता के कारण ही समान से समान जीव उत्पन्न होते हैं। अर्थात क्या, गाय से गाय, मानव से मानव ही जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि गाय मानव को जन्म दे देगा और मानव गाय को जन्म दे देगा, जानवर को जन्म दे देगा। क्या, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे देखिए ये गाय है, तो जो इनका इसका बच्चा भी है क्या, गाय के जैसा ही है ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं क्या कि जिन क्या होता है, नहीं समझ में आया। तो आप लोग को समझ, जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे ना आसपास बहुत सा कि नहीं, जिन किस में पाया जाता है, जिन डीएनए में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है, ठीक ना। अब बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे, आसपास में न्यूज़ सुनते होंगे कि नहीं उसका है सो डीएनए रिपोर्ट आया है, डीएनए टेस्ट किया गया। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके फादर नहीं पता चलता है कि कौन है, तो क्या होता है, उससे उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, दोनों का डीएनए मिलाया जाता है, मैच करता है, तो पता चल जाता है कि वह उसी का बच्चा है, ठीक ना। तो वही किस में पाया जाता है, जिन डीएनए में पाया जाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि जीन क्या होता है और किसके माध्यम से अनुवांशिक गुण होता है ट्रांसफर, तो जीन के माध्यम से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, उदाहरण क्या क्या अनुवांशिक गुण के उदाहरण है। क्या होता है अनुवांशिक गुण के कारण है, किसके कारण, तो अनुवांशिक गुण के कारण ही अगर किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो क्या उसका बेटा बेटी भी लगभग हमेशा, हमेशा नहीं मतलब बोल सकते हैं कि लंबे ही रहते हैं। या फिर अगर उनका चेहरा का रंग काला है तो ज़्यादा चांस होता है कि उनका जो बच्चा है उसका भी चेहरा का रंग काला हो सकता है या रहता है, ठीक ना। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो बीमारी होता है अगर वो आनुवांशिक चलते रहता है, जैसे एक बोल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाला, वो भी होता है। फिर या डायबिटीज वाला, ऐसा भी होता है कि अगर उसके जो मम्मी पापा का है तो उस बच्चा में भी हो सकता है, आने वाला पीढ़ी में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होता ही है, हो सकता है, ठीक ना। देखिए उदाहरण में क्या क्या बोल रहा है, यदि माता पिता दोनों के बाल काले हैं तो बच्चे के बाल भी प्रायः काले होते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत जरूरी भी नहीं है, ठीक ना, कि वही होता ही होता है, लेकिन जनरली होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि पिता की लंबाई अधिक है तो बच्चे के लंबे होने की संभावना रहती है। क्या होती है, लंबा होने का संभावना होता है, ठीक ना। जैसे देखिए अगर इसके पापा लंबे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो बच्चा है, बेटा है, वो भी लंबा हो रहा है, लंबा ये भी हो जाएगा, उसके जैसा लंबा लग रहा है ना देखने से, दोनों लंबे नहीं लग रहे हैं आने वाला टाइम में, और ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब इसका उम्र लगभग 18 साल तक हो जाएगा तब ये लंबा हो जाएगा अपने पापा के जैसा। उसके बाद क्या बोल रहा है, किसी परिवार में यदि मधुमेह, इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज चलता आ रहा है तो अगली पीढ़ी में भी क्या होता है, अगली पीढ़ी में भी संभावना हो सकता है कि आने वाला पीढ़ी को भी डायबिटीज होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था, तो अनुवांशिकता का, वंशानुक्रम का एग्जाम्पल है। ये सारा रियल लाइफ एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते होंगे। सारा कुछ जो भी बता रहे हैं सारा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, कनेक्ट करके देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम की परिभाषाएं। वंशानुक्रम की परिभाषाएं, जैसे देखिए जब आप बीएड में यूनिवर्सिटी एग्जाम दीजिएगा या फिर बहुत कोई दिए होंगे, तो देखिएगा जब उसमें पूछता है डिफिनेशन तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको लिखना होता है। तो अगर इस तरह से लिखिएगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, अगर नॉर्मल लिख दीजिएगा जो ऊपर में बताएं तो मार्क्स कम मिलेगा, लेकिन वो तो लिखने के बाद मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखिएगा तो मार्क्स अच्छा मिलता है। और आपका सीटेट में या जेटेट में या कोई भी स्टेट का एग्जाम है उसमें यह स्टेटमेंट पूछता है क्वेश्चन, कि ये दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट, ठीक ना, यह स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा यह किनके द्वारा या किनका कथन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है और पूछा हुआ भी है, ठीक ना, कि किनका कथन है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी आपका माइंड में रहना जरूरी है, ठीक ना, जरूरी है। तो देखिए क्या क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या क्या परिभाषाएं दी हैं वंशानुक्रम का, वो देखते हैं। देखिए पहले मनोवैज्ञानिक कौन है, पहले मनोवैज्ञानिक है जेम्स ड्रेवर। इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन हम ये चार इंपॉर्टेंट लिए हैं जिससे एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर ज़्यादा पूछने का चांस है। इसके अलावा तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है और भी है बुक में दिया हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में क्या, दैहिक मतलब वही जो शारीरिक होता है ना, दैहिक मनोगुणों यानी क्या, इसको जो लक्षणों बोलते हैं का संप्रेषण है, मतलब ट्रांसफर बोल सकते हैं,
क्या है, तो जो वंशानुक्रम है ना, माता पिता से उनकी संतान में जो उनका दैहिक और जो उनका जो लक्षण होता है, वो सब गुण का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बस जो आगे बताए हैं वही ये भी है, बस बोलने का तरीका इनका अलग है, ये अपने अनुसार उसका परिभाषा दे रहे हैं वंशानुक्रम का। ठीक है, अब देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है। अगले मनोवैज्ञानिक आपका है आर एस वुडवर्थ। कौन है, तो इनका नाम है आर एस वुडवर्थ। ये क्या बोल रहे हैं, वंशानुक्रम उन सभी घटकों को सम्मिलित करता है। तो कौन कौन से घटक को देखते हैं, उन सभी घटकों को सम्मिलित करता है जो जन्म से लगभग 9 माह पूर्व निषेचन के समय व्यक्ति में उपस्थित होता है। ये बोल रहा है इनके अनुसार जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो उसके पहले जो निषेचन होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन, या फिर जो एक क्या बोल सकते हैं उसको, जो अपना जब ये बच्चा का भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसके पहले जो गुण आ जाता है माता पिता से उस भ्रूण में या उस बच्चा में, तो 9 महीना पहले ही जो आता है ना, उसी का क्या है, उसी का कहीं ना कहीं वही सब गुण उपस्थित होते हैं बच्चा में जन्म लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, अगले मनोवैज्ञानिक आपके हैं जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन। ये क्या बोल रहे हैं, ये इन्होंने क्या परिभाषा दिया है वंशानुक्रम का, इसको देखते हैं। ये बोल रहे हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम अनुवर्ती पीढ़ियों के बीच अनुवांशिक संबंध को दर्शाने वाला एक सहज शब्द है। क्या है, एक सहज शब्द। अनुवर्ती मतलब क्या, अनुवर्ती पीढ़ियों के मतलब जो पुराने पीढ़ी से नया पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है ना, आ रहा है ना, वही बोला जा रहा है अनुवर्ती। वंशानुक्रम अनुवर्ती पीढ़ियों के बीच अनुवांशिक संबंध को दर्शाने वाला एक शब्द है। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा ही हम लोग जानते हैं कि जो अनुवांशिक गुण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो वही बोल रहे हैं उनके अनुसार कि जो अनुवांशिक है ना, अनुवांशिकता है, यह क्या है, एक शब्द है, सहज शब्द है, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, बी एन झा। देखिए ये भी स्टेटमेंट पूछा हुआ है, शायद आपका यूपी टेट में पूछा हुआ, किसी टेट में पूछा हुआ है, या फिर सी टेट में, ठीक है ना, के अनुसार वंशानुक्रम क्या होता है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें भी देखिएगा कौन से मनोवैज्ञानिक, या स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, पूछेगा यह किनका कथन है। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछता है कि यह मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ रहेगा, इनके अनुसार इसका वंशानुक्रम की परिभाषा क्या होती है। तो आपको स्टेटमेंट पता रहेगा तभी तो आप बता पाइएगा ना, अगर स्टेटमेंट पता नहीं रहेगा तो कहाँ से बता पाइएगा। इसलिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इनके अनुसार बोल रहा है, बी एन झा के अनुसार जो वंशानुक्रम होता है ना, व्यक्ति का जो जन्म से जो विशेषता होता है ना, वही सबका पूर्ण योग है। क्या है, पूर्ण योग है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये जितना परिभाषा दिया हुआ है ना, हम इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो एग्जाम में कुछ कुछ पूछा होगा या फिर पूछ सकता है, सारा अच्छा से माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे अब हम लोग देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े, वंशानुक्रम के बारे में पढ़ लिए। ठीक है ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वंशानुक्रम का क्या सिद्धांत होता है। ठीक है ना, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, क्या क्या वंशानुक्रम के सिद्धांत होते हैं, उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सिद्धांत दिया गया है। अब देखिए उसमें पहला सिद्धांत क्या है, गाल्टन का, ये मनो मतलब साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है ना, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। देखिए जीव सांख्यिकी सिद्धांत मतलब एक तो आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, स्टैटिक्स में, सांख्यिकी, उसमें क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है, और डाटा जो कलेक्शन रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये डाटा को कलेक्ट किए हैं और उनके अनुसार ही ये क्या सिद्धांत को दिए हैं। ठीक ना, तो क्या बोल रहे हैं, गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण वाले गुणों, मतलब ट्रांसफर होने वाले गुणों का सांख्यिकी, वही जो बोले डाटा कलेक्ट किए हैं और डाटा के अनुसार ये अपना अध्ययन किए, जिसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष दिया, क्या दिया, निष्कर्ष दिया कि बालक को वंशानुक्रम की, जो एक बालक होता है उसको वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण, क्या बोल रहे, जो गुण मिलता है ना, केवल माता पिता से ही नहीं मिलता है। क्या बोलता है, मतलब देखिए मेन क्या है ना, ये क्या दिए, इनका कहना ये था कि जो बच्चा में जो
अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मैंने यही कहना है कि जब इनके अनुसार कि जब बच्चा में अनुवांशिक गुण आता है ना, तो सिर्फ उनके माता पिता से ही नहीं आता है, बल्कि उनके जो दादा दादी है, परदादी है, वह सबका गुण भी आता है। माता पिता के साथ साथ उनके दादा दादी, फिर ये क्या, परदादा दादी, उनका भी गुण आता है, जिसके कारण ही क्या होता है, उसके कारण ही जो अनुवांशिक गुण धीरे धीरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना ट्रांसफर, वो कम होते जाता है, जिसके कारण आप देखिए जो जिसके माता पिता गोरे हैं, उनका बच्चा कोई जरूरी नहीं कि गोरा व काला भी हो सकता है, या फिर काले हैं तो उनका बच्चा गोरा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है केवल माता पिता से नहीं अपितु उनके दादा दादी, परदादी तथा अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होता है। ठीक ना, माता पिता के अलावा उनके दादा दादी, परदादा परदादी, फिर और जो पूर्वज है पुराने, उनसे भी ट्रांसफर होता है। फिर क्या बोल रहा है, उनके अनुसार बालक में संक्रमित यानी ट्रांसफर होने वाले गुण की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में, क्या होता है, निश्चित अनुपात में हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर होता है। क्या होता है, हस्तांतरित होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है। किसमें, तो एक निश्चित अनुपात में। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इनका मेन कहना क्या है इस सिद्धांत के अनुसार, कि जो बच्चों में अनुवांशिक गुण आता है, वह अनुवांशिक गुण सिर्फ माता पिता से बच्चा में नहीं आता, बल्कि उनके जो पूर्वज है, दादा दादी, फिर परदादा परदादी, और जो अन्य पूर्वज है, उनका गुण भी कहीं ना कहीं उस बच्चे में आता है। और वह क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए वही जो है ना, यहाँ पे जो जितना भी कुछ हम बताएं, वही पे यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है। ठीक ना, ये डायग्राम देखिए, इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए कोई जीव है, मान लीजिए कोई बच्चा है, तो जीव या फिर कोई बच्चा है, तो देखिए इसमें आधा गुण क्या, आधा गुण अपने पापा से जा रहा है, आधा मम्मी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन देखिए उसके मम्मी पापा वाला गुण क्या, यहाँ इसके दादा से भी जा रहा है ना, मतलब बच्चा के तो दादा यहाँ से भी जा रहा है इसके पास कहीं ना कहीं, फिर यहाँ से भी जा रहा है इसके पास, फिर देखिए उस तरह से यहाँ से तो जा ही रहा है, फिर यहाँ से भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी जा रहा है, सबसे जा रहा है। ठीक ना, इससे भी जा रहा है, सारा कोई से जा रहा है, जितने भी है ना, सारा कोई से इसके पास जा रहा है गुण, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो सारा का गुण जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना, इसका आधा गुण गया, माता का आधा, आधा पिता का पूरा हो गया, फिर देखिए 1/4 इसका आधा आधा गया तो आधा हो गया, फिर देखिए यहाँ से परदादा परदादी से आधा आधा गया, यहाँ से गया, फिर दादा में गया, फिर वहां से उसका जो पिता में गया, फिर पिता से कहा उस जीव में गया, बच्चा में गया। तो उसी तरह यहाँ देखिए, पहले का पिता में गया, कहाँ, दादा से गया, दादा को कहाँ से, उसके पापा से गया, यानी कि परदादा परदादी से गया। उसी तरह फिर देखिए पिता में दादी से भी गया, फिर उसमें क्या, इसका भी परदादा परदादी से गया होगा। तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता के साथ उनके दादा दादी, परदादा परदादी, फिर या फिर उनके जो अन्य पूर्वज है, उनका गुण भी उस बच्चे में आता है, ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, पूरा डायग्राम में सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इस सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है, इस सिद्धांत से, इनके जो सिद्धांत है, इससे क्या स्पष्ट होता है, व्यक्ति की विशेषताएं, जो व्यक्ति का विशेषता होता है ना, केवल माता पिता से ही नहीं है। देखिए ये तो सही बोल रहा है कि सिर्फ माता पिता से आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ माता पिता से तो नहीं ना आ रहा है, उनके दादा दादी परदादा और जो अन्य पूर्वज है सबसे आ रहा है, अपितु पूर्वजों से भी प्राप्त होती है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि जैसे जैसे पीढ़ियां पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे पीढ़ी पुराना होगा उनका योगदान कम होते जाता है। देखिए यहाँ पे पिता का योगदान कितना है, मान लीजिए ये 100% है, तो 50% आधा जा रहा है, या 50% इससे और 50% माता से जा रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पहले ये भी डिवाइड हो जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है तो और कम, इसका बोलिएगा 25%, फिर अगर ये बोलिएगा तो 12.5% कम होते जा रहा है, यहाँ से 12.5%, यहाँ से 25%, वहां से 50%, इस तरह से कम होते जा रहा है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसी कारण, तो इसके कारण ये बुद्धिमान माता पिता, मतलब जिनके माता पिता बुद्धिमान होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, क्या उसके संतान यानी कि उसके बच्चे कभी कभी मंद बुद्धि मतलब क्या, जो कम बुद्धि वाला है, जैसे बोलते हैं ना बोका है स्टूडेंट, या पढ़ भोथर है, इस तरह बोलते होंगे, कुछ कुछ क्लास में सुनते हैं कि नहीं भोथर है स्टूडेंट है, कि नहीं मूर्ख स्टूडेंट है, मंद बुद्धि है, पढ़ने में कमजोर है, तो क्या ही वही मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला,
या फिर गोरे माता पिता की संतान क्या काले होते हैं? किसके कारण? तो इसी के कारण होता है। तो आप लोग को ये सिद्धांत पूरा क्लियर है, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट कीजिए और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सिद्धांत क्या है। अगला सिद्धांत क्या है? बीजमैन का बीज कोष। ये भी क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, जो बीजमैन है एक साइंटिस्ट का नाम है। का बीज कोष यानी क्या? निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन का कंटिन्यूटी वाला सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इनके अनुसार क्या बोल रहा है? बीजमैन के अनुसार ये क्या बोल रहा है? इसमें क्या होता है ना कि जो स्त्री पुरुष के जीन से ना जायगोट बनता है। अब जायगोट मतलब भ्रूण, ये सब आप लोग पढ़े होंगे सारा कुछ बायोलॉजी में। ये क्वेश्चन भी है, पूछा हुआ है किसी किसी टेट एग्जाम में, जैसे हरियाणा टेट के सब में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बीजमैन के अनुसार स्त्री पुरुष के जीन, स्त्री पुरुष का जीन से क्या जायगोट बनता है। जीन से ही ना भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से आगे जाकर बच्चा बनता है। तो जायगोट बनता है और उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। उस भ्रूण में कितना प्रकार का जायगोट में कोशिका होता है? तो दो प्रकार की। कौन कौन सी कोशिका होता है? पहला ये आपका बॉडी सेल और जर्म सेल, क्या बोल सकते हैं उसको फिर? शरीर कोश या फिर शरीर कोशिका, जीव कोश या फिर जीव कोशिका। ये दोनों होता है किसमें? तो जायगोट में होता है। और ये सब कहाँ से आता है? उस जीन में उसके माता पिता से आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जीव कोश कभी, जो जीव कोश होता है ना, इसमें जीव कोश जो होता है कभी नष्ट नहीं होता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? हस्तांतरित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, ठीक ना। जैसे आप लोग ये जो माता पिता, एक चीज आप लोग को यहाँ बता देते हैं। जिन जो रहता है, गुणसूत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो स्त्री में कौन सा, जो फीमेल है, फीमेल फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स, है ना। और मेल में क्या पाया जाता है? मेल में पाया जाता है आपका एक्स, मेल में पाया जाता है एक्स और वाई गुणसूत्र। तो आप लोग अक्सर ये सुनते होंगे कि नहीं, किसी औरत की मतलब उसकी बेटी होती है, मतलब मान लीजिए एक से ज़्यादा बेटी हो गई, दो तीन बेटी, तो बहुत उसका हस्बैंड बोलने लगता है। तो आखिर उसका जो बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है? किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? बहुत कोई आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें फीमेल में कौन, एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना, एक्स एक्स। और मेल में क्या, एक्स और वाई। अब देखिए मान लीजिए कोई इसका एक्स गुणसूत्र गया और इसका भी अगर एक्स गुणसूत्र आया, ठीक है ना। तो अगर एक्स एक्स आ गया, अगर एक्स एक्स आ गया तो क्या होता है? अगर एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाता है तो फिर क्या होता है? ये लड़की होती है। तो जो बच्चा होता है वह लड़की होती है। क्या होती है? लड़की होती है। अगर वही, अगर माता से उसको क्या, अगर माता से उसको मिला है एक्स गुणसूत्र, ठीक ना, एक्स गुणसूत्र मिला, और पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है? वाई गुणसूत्र। तो इसको कौन सा मिल हो गया? तो इसका एक्स वाई हो गया। तो क्या होगा? तो इसका जो बच्चा होगा वह लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। अब देखिए किसके गुणसूत्र से यह निर्धारण होता है कि जो बच्चा होगा लड़का होगा या लड़की होगा। आप लोगों में बहुत को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको हम बता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिता का गुणसूत्र है, जो मेल का गुणसूत्र है, उससे ही बच्चा आखिर लड़का होगा या लड़की होगा, उसका निर्धारण उसी से होता है। अगर जो उसके बच्चा अगर कोई उसके पापा का एक्स गुणसूत्र किया और मम्मी का भी एक्स, तो वो लड़की हो जाएगी, उसमें बच्चा पैदा होगा तो लड़की होगी। अगर मम्मी का गुणसूत्र एक्स गया है, इसका तो एक्स जाएगा ही हमेशा, क्योंकि दोनों इसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें तो एक्स वाई पाया जाता है। अगर उसका इसका एक्स गया और उसका वाई आया तो एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर बच्चा लड़का पैदा होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ये सब साइंस में आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आधुनिक आलोचकों के अनुसार, जो अभी के जो वर्तमान आलोचक है उनके अनुसार क्या बोल रहा है? यह सिद्धांत वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसे पूर्णतः मान्य नहीं माना जाता है। ये जो सिद्धांत है ना, पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि सही तरह से पूरा या डिफाइन नहीं कर पाता है, चीजों को सही से नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मान्य नहीं है जो ये सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत? तो बीजमैन का बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत।
तो देखिए अब हम लोग दो सिद्धांत पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला सिद्धांत क्या है। देखिए हम दोनों कोशिश किए आप लोगों को पूरा समझाने का, इसके पहले वाला भी सिद्धांत, ये सिद्धांत। तो आप आई होप कि आप लोग को समझ अच्छा से आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो समझाइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बस हम देखिए सारा टू द पॉइंट आप लोग कम से कम लिख के आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। अगला क्या है हम लोग का अगला सिद्धांत क्या है, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। ये इसके बारे में तो आप लोग बहुत कोई मैक्सिमम कोई जानते होंगे, 9th 10th में साइंस में पढ़े ही होंगे ये सब, मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। लेकिन उसमें ये भी है कि आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि जो मेंडल का सिद्धांत मटर वाला तो सबको जानते होंगे, लेकिन वो चूहा के साथ भी ये सिद्धांत एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कोई जानते होंगे, ठीक ना। तो देखिए उन्होंने मेंडल ने किस में मटर में, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, उन्होंने जो सिद्धांत किया था किस कौन सा पौधा में किया था। ये साइंस में भी क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है, अगर साइंस वाले स्टूडेंट है मैथ साइंस वाले तो ये पूछ सकता है, उसमें भी मटर में किए थे और फिर उसके साथ में किस में चूहा पर भी किए थे। तो यहाँ भी हम लोग मटर वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, चूहा वाला नहीं मटर वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो दोनों में किए थे, मटर में भी किए थे और चूहा पर भी किए थे अपना प्रयोग, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मतलब इस सिद्धांत को दिया था। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेंडल का जो मटर का प्रयोग, ये प्रयोग क्या किए थे। तो इसमें बेसिकली वो किए क्या किए थे ना, कि जो छोटा मटर है और बड़ा मटर है दोनों का सेम सेम अमाउंट, जैसे मान लीजिए 5 इसका दाना लिए 5 इसका दाना लिए, दोनों को फिर मिलाएं, फिर दोनों को बीज में बोने, बोने के बाद फिर देख रहे कि उसमें जो क्या होता है ना, जिसका मतलब बोल सकते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है ना, दोनों तो बराबर लेते हैं लेकिन जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है वो उस तरह से पौधा जन्म होता है। फिर उसके बाद उसी को फिर जब होता है फिर उसको दोबारा से करते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, मेंडल ने छोटी और बड़ी दो प्रकार की मटरों को समान संख्या में, दोनों को संख्या कितना बराबर लिया, समान संख्या में लेकर बोया, बोया उगने वाली क्या बोल रहा, उगने वाली मटरों में सभी वर्ण शकर थी। वर्ण शकर मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिसका प्रभाव ज्यादा था बड़ा आकार का, उस तरह से वर्ण शकर जाति की थी, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर जो ये आया ना, इन वर्ण शकर जाति के मटरों को फिर से बोया गया, वो दोनों को छोटा बड़ा को सामान्य अमाउंट में मिलाकर बोया, फिर ये क्या आया वर्ण शकर जाति वाला है, फिर इसको फिर से बोया गया, क्या क्या फिर से बोया गया। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है आप लोग को, आगे वाला में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ी मटर लिया गया है और छोटी मटर लिया गया, फिर दोनों को सेम अमाउंट में मिलाया गया तो क्या वर्ण शकर वाला मटर मिला, क्या मिला वर्ण शकर वाला मटर मिला। और उसके बाद फिर इससे मटर को क्या फिर से बोया गया, फिर से बोया गया तो क्या मिला शुद्ध बड़ी मटर मटर मिला। फिर कितना मिल रहा है 25% शुद्ध बड़ी मटर मिल रहा है, और कितना 50% क्या मिल रहा है बड़ी शक्कर वाला, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव ज्यादा है, तो ये कितना मिल रहा है 50% मिल रहा है। और फिर उसके बाद क्या मिल रहा है शुद्ध छोटी, शुद्ध बड़ी मिल रहा है 25, और शुद्ध छोटी भी कितना मिल रहा है शुद्ध छोटी भी आपका मिल रहा है 25%, और ये कितना मिल रहा है बड़ी शक्कर वाला 50% मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर से बोया गया, इसको क्या है फिर से बोया गया, इसको फिर से बोया गया, तो अब देखिए क्या होता है, फिर इसमें शुद्ध बड़ी जो मटर होता है ना, शुद्ध बड़ी मटर क्या होता है फिर से 25% मिलता है। उसके बाद फिर इससे क्या होता है बड़ी जो होता है बड़ी वर्ग शकर मटर वो कितना 50% मिलता है, और शुद्ध छोटी मटर इसमें भी कितना 25% मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है ना ये ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। देखिए एक बार यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए क्या बोल रहा है, इन वर्ण शकर जाति की मटरों को फिर से बोया गया, जैसे हम आगे बताएं डायग्राम में, तो उनसे उत्पन्न होने वाली क्या उनसे उत्पन्न होने वाली मटर शुद्ध कैसा थी, शुद्ध और वर्ण शकर दोनों प्रकार की थी, दोनों प्रकार का था ही था। फिर क्या बोल रहा उन्होंने वर्ण शकर की जाति के मटरों को बारंबार बोया, मतलब लगातार बोया, एक बार बोया दो बार बोया तीसरा बार चौथा बार, मतलब जब तक उनका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उन्होंने बार बार बोया। उसके बाद उन्होंने क्या अंत में क्या पाया, अंत में उससे ऐसी मटर उपलब्ध हुई, ऐसा मटर मिला जो वर्ण शकर होने के बजाय, जो वर्ण शकर ना होकर क्या हो गया शुद्ध था, प्योर था पूरा 100%, मतलब क्या बोल सकते हैं वो शुद्ध था। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, और फिर देखिए उससे क्या मेंडल ने निष्कर्ष निकाला, फिर से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला क्या जागृत, मतलब जिसका डोमिनेंट, मतलब बोल सकते हैं जागृत मतलब डोमिनेंट गुण, मतलब जिसका गुण ज्यादा था,
छोटा बड़ा दोनों मटर था, तो उसमें जिसका गुण ज्यादा था वह कहीं ना कहीं क्या जो सुप्त गुण को दबा देता, मतलब जिसका प्रभाव कम था, ये ज्यादा प्रभाव वाला हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया आपका ज्यादा प्रभाव वाला। क्या ये ज्यादा प्रभाव वाला, इसका प्रभाव ज्यादा हो गया, ठीक ना। और इसका प्रभाव कम पड़ गया, इसका कम प्रभाव हो गया, इसका प्रभाव कम पड़ा। यानी कि ज्यादा प्रभाव वाला जो गुण है ना, कम प्रभाव वाला को दबा देता है। ये इससे कंक्लूजन निकला। तो देखिए अभी तक आपको हम तीन इसका थ्योरी बताया वंशानुक्रम का। हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहे हैं, इतना डिटेल में एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन तो भी हम आप लोगों को बता दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भी सिद्धांत है इसका, क्या क्या वंशानुक्रम का सिद्धांत है इसे। लेकिन हाँ, सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता है, आपका जो सिद्धांत है ना, इससे क्वेश्चन पूछता है आपका। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछेगा ही डायरेक्ट, सिद्धांत क्या वंशानुक्रम का, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। और आपका सीटेट में या फिर जेटेट या जो भी स्टेटेट का एग्जाम है, उससे पूछता है कि इसके अनुसार क्या होता है, कौन सा कथन सही है, फिर इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है, वंशानुक्रम का एक नियम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता रहेगा तभी तो बता पाइएगा, इसलिए हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे कौन सा सिद्धांत है। आगे है आपका विकासवाद का सिद्धांत। वंशानुक्रम का चौथा सिद्धांत क्या है, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस सिद्धांत में भी अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिद्धांत को दिया है। क्या बोल रहा है इस सिद्धांत को, देखिए अर्जित गुणों का संक्रमण सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, सिद्धांत भी कहा जाता है। पूछेगा कौन सा सिद्धांत को अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो क्या होगा, विकासवाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ आपका सीटेट में, प्रीवियस ईयर में, चाहे किसी टेट में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है इस, यह सिद्धांत क्या बताता है, यह सिद्धांत बताता है कि समय के साथ प्रजातियों में क्या क्रमिक विकास कैसे होता है, क्रम के अनुसार विकास कैसे होता है आने वाले प्रजातियों में। उसमें देखिए पहला सिद्धांत क्या है, विकासवाद का सिद्धांत में पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो पहला सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया है। लेमार्क का सिद्धांत, ये भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, इनके अनुसार क्या बोला गया, इनका मूल विचार क्या था, इनके अनुसार जो मूल विचार है क्या है, देखिए जीव वैज्ञानिक, जी किसके, ये कौन से, तो जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार क्या होता है, अनुसार प्राणी अपनी आंतरिक उत्तेजना, जो अंदर का एक एक्साइटेशन होता है, इंटरनल एक्साइटमेंट होता है, आंतरिक उत्तेजना होता है, के कारण अपनी क्या, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने शारीरिक संरचना में बदलाव लाते हैं। क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। जो अंदर में उसका एक्साइटमेंट रहता है, उसके कारण ही क्या, अपनी आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए अपना शरीर में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, अपने शारीरिक संरचना में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। और क्या, और यह शारीरिक परिवर्तन अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। क्या होता है, तो अगली पीढ़ी में ही यह ट्रांसफर होता है। यह शारीरिक परिवर्तन जो होता है ना, यही परिवर्तन क्या होता है, आने वाला पीढ़ी में या फिर अगला पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, उदाहरण से समझ रहे हैं। जैसे ये जो बताएं, अब इसका उदाहरण देखिए क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, उसके अंदर में जो उत्तेजना था ना, उसको, उस उत्तेजना को, उसका जरूरत को पूरा करने के लिए क्या किया, अपना शारीरिक संरचना को चेंज किया। और जिसके कारण यही जो गुण है ना, आने वाला पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे देखिए उन्होंने किसका एग्जांपल दिया है, एक जिराफ का। तो इनके अनुसार क्या बोल रहे हैं कि कोई जिराफ होता है ना, तो देखते हो कि जिराफ का गर्दन बहुत लंबा होता है। तो इन ये उदाहरण दिए है कि जब जिराफ है ना, पत्ता, पेड़ का पत्ता खाता है, बार बार पेड़ का पत्ता खाने के कारण क्या, उसका जो गर्दन है लंबा हो गया है। वही उन्होंने एक उदाहरण दिया है। क्या बोला, उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। और उनका तर्क क्या था कि पत्तियों को खाने के प्रयास में, जो पेड़ का जो पत्ता होता है, उसका जो पत्ता खाने के प्रयास में जिराफ की जो गर्दन ना पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई है। किसके, कैसे लंबी होती गई है, तो वह जो पेड़ का जो पत्ता खाने का जो बार बार खाता है,
उसके कारण ही क्या उसका गर्दन लंबा हो गया। उन्होंने यह उदाहरण दिया, कौन? तो लेमार्क का सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपना यह उदाहरण दिया और इसको बताने का कोशिश किए। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत था? यह हमारा विकासवाद का सिद्धांत में पहला कौन सिद्धांत दिए हैं? लेमार्क का सिद्धांत को पढ़े। अब देखिए और भी साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया उसको भी देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे जो सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत, इसका नाम तो आप लोग पहले बहुत बार सुने होंगे, डार्विन का सिद्धांत। इसके बारे में पढ़े होंगे, बायोलॉजी वाले तो पढ़े ही पढ़े होंगे। ठीक ना, क्या बोल रहा है? डार्विन का सिद्धांत। इनका मूल विचार क्या था डार्विन का? डार्विन के अनुसार क्या था? देखिए डार्विन के अनुसार क्या बोला गया था कि डार्विन के अनुसार केवल वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं। कौन से प्राणी? तो केवल वैसे प्राणी ही जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है, यानी कि योग्यता होती है उत्तरजीविता की। जो देखिए बहुत सारे जीव रहते हैं, अब जंगल में भी देखिएगा, जो मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो उनके अनुसार यही बोल रहा है कि केवल वैसे ही जीव रह पाएंगे जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। अब मान लीजिए आप लोग ही है, ठीक है ना, जैसे आप एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, आप लोग हैं, जैसे आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अभी नॉर्मल रहता है, ठंडा गर्मी रहता है। आप यहीं पे आप चल जाइए कश्मीर, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं जो बहुत हमेशा गर्म और क्षेत्र में रहते हैं, अचानक वो ठंडे वाला क्षेत्र में चले जाएंगे तो उनके लिए पूरा वो सूटेबल नहीं हो पाएगा। फिर या जो जो हमेशा ठंडे प्रदेश में रहते हैं, अचानक वो गर्म प्रदेश में चले जाएंगे तो क्या वो कंफर्टेबल होंगे? नहीं होंगे। धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा उनको। फिर देखिए इसमें क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव। जो वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डार्विन का क्या मानना है? डार्विन का मानना था, किसका? डार्विन का मानना था कि प्राणी जीवन रक्षा के लिए, क्या बोल रहा है? जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को प्राणी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है, अपने जीवन को रक्षा के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है, अपनाता है, लेता है, वे गुण क्या अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित मतलब क्या? ट्रांसफर हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण पर प्रयोग। अब इसमें जो हम तीसरा देख रहे हैं, देखेंगे जैसे पहला दूसरा देखे डार्विन का सिद्धांत, अब तीसरा क्या देख रहे हैं? अर्जित गुणों के संक्रमण पर प्रयोग। तो इसमें जो कौन कौन से साइंटिस्ट प्रयोग किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो अर्जित गुणों के संक्रमण पर प्रयोग जो किए थे ना, उसमें पहले कौन थे? पहले वैज्ञानिक कौन थे? मैकडूलग। कौन थी? इसका नाम है मैकडूलग। का प्रयोग, किनका प्रयोग? तो मैकडूलग का प्रयोग। इन्होंने क्या प्रयोग किया मैकडूलग ने क्या चूहों को प्रकाशित, जो चूहों को ना प्रकाशित और सुरक्षित, मतलब क्या, जो इसमें लाइट है और सुरक्षित मतलब अंधेरा वाला, दो मार्ग से क्या सुरक्षित मार्ग चुनने का प्रशिक्षण दिया। मतलब एक अंधेरा वाला रास्ता है, जैसे दो रास्ता है, एक अंधेरा वाला रास्ता है, एक पूरा लाइट वाला रास्ता है, तो इसमें दो मार्ग में से कोई एक मार्ग चुनने का रास्ता दिया, कौन वाला? जो सुरक्षित मार्ग है, चुनने का प्रशिक्षण दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, उन्होंने पाया कि चूहों की 23वीं पीढ़ी, मतलब जो चूहा का आने वाला पीढ़ी था, 23वीं पीढ़ी ने सुरक्षित मार्ग चुनने में पहली पीढ़ी की तुलना में क्या कम गलतियां की। ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई शुरू में कुछ करता है काम, तो स्टार्टिंग में उससे गलतियां ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो काम को करते जाता है, उस चीज़ को बार बार दोहराता है, कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ों को नहीं दोहराता है, कम गलती होता है। तो वही बोल रहा है क्या, पहली पीढ़ी की तुलना में कम गलतियां की। जैसे यहाँ बोल रहा है कि 155 बार से क्या 165 बार से 25 में क्या 25 में उन्होंने पाया कि चूहों की 25 बार तक में 165 में 25 तक बार में यह पाया कि यह प्रयोग अर्जित गुणों के संक्रमण का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? तो अर्जित गुणों का संक्रमण करता है, का समर्थन करता है। अर्जित गुणों के संक्रमण का समर्थन करता है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है कि अधिगम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हुआ। जो उसका गुण था, जो अधिगम था, अगली पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ, हस्तांतरित हुआ। ठीक है, तो देखिए ये भी जितना सिद्धांत आप लोग को बताएं सारा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है। अब देखिए अगला सिद्धांत, जो वही सिद्धांत में अगले कौन से मनोवैज्ञानिक दिए, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक, क्योंकि साइंटिस्ट, बिजमैन का प्रयोग।
ये बिजमैन का प्रयोग क्या बता रहा है इसमें? देखिए मनोवैज्ञानिक, ये कौन है? मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक बिजमैन ने क्या बोल रहा है? बिजमैन ने लगातार कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी। बहुत कई पीढ़ी तक लगातार चूहे का पूंछ को काटा, उसके बाद वो आने वाला देखता है कि उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूहों की पूंछ काटी, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि किसी भी पीढ़ी में कोई भी पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। मतलब बाहर से कुछ भी चेंज करने के बाद क्या अंदर में चेंज नहीं होता, लेकिन अंदर में चेंज हो जाता है, इंटरनल तो बाद में चेंज हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि पूंछ विहीन चूहे पैदा नहीं हुआ। यह प्रयोग क्या, यह प्रयोग प्रमाणित करता है कि माता पिता द्वारा क्या, माता पिता द्वारा अर्जित जीवन काल में उपार्जित गुणों का हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है। इसका मतलब समझे? देखिए क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए उसके माता पिता क्या, उसके माता पिता जो है पूरे गोरे नारे हैं, पूरा तेज तर्रार है। तो जो अनुवांशिक गुण है उसके बच्चा में जाएगा, उसके बच्चे भी क्या गोरे होंगे, लंबे होंगे, तेज तर्रार होंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो लंबे है, गोरे है, तेज तर्रार है, ठीक है। तो उसके बाद उसके माता पिता खुद से अपना मेहनत करके क्या, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब ले लेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाहर से वो खुद जो अपना चेंजेस करते हैं ना, वह उसमें ट्रांसफर नहीं होता है। आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि नहीं, कि बहुत जैसे जिसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तो क्या कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बच्चा भी पढ़ने लिखने में अच्छा होगा? तो वो सब गुण नहीं ट्रांसफ़र होता है। जो आनुवांशिक गुण है वो ट्रांसफ़र होता है या फिर हो सकता है, लेकिन बाहर से जो गुण वो खुद अपना में विकसित करते हैं, वह गुण कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद फिर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? जो चौथा, जो भी हम सिद्धांत बता रहे थे, वंशानुक्रम का चौथा सिद्धांत। इतने सारे जो भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया, बताया अपने बारे में, एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए डार्विन और बीजमैन के प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है? उनके प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि क्या होता है कि केवल वही गुण क्या, वही गुण अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। मतलब आने वाला पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, यानी कि मम्मी पापा से उसके बच्चा में ट्रांसफर होता है। कौन? जिनका जीवन के लिए संघर्ष करते समय बीज कोश पर प्रभाव पड़ता है, मतलब जर्म सेल में उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं अनुवांशिक गुण भी हस्तांतरित होता है, ठीक ना। और जो अर्जित गुण बीज कोशों पर प्रभाव नहीं डाल पाते, वे हस्तांतरित नहीं होते। क्योंकि देखिए बाहर में बाद में क्या गुण वो अर्जित किया, वो गुण ट्रांसफर होता है क्या? एक मम्मी पापा से बच्चा में नहीं होता, लेकिन जो अनुवांशिक गुण है वो ट्रांसफर होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। यही कारण है, क्या है? यही कारण है कि परिवार में सीखी गई भाषा, देखिए परिवार में सीखी गई भाषा का संक्रमण यानी कि ट्रांसफर नई पीढ़ी में नहीं होता है, और भाषा प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से सीखती है। अब देखिए ये फिर से एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे उसके मम्मी पापा तो अच्छे हैं, गोरे नारे लंबे हैं, पढ़ने में तेज है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बहुत वो बाद में सीखे हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो वो उसका जो बच्चा होगा वह तो गोरा नारा लंबा हो सकता है, लेकिन ये क्या इसकी इनके जैसा इंग्लिश बोल लेगा? नहीं बोल पाएगा। उसके लिए क्या, उसको खुद से सीखना होगा इंग्लिश बोलने के लिए, तब वो इंग्लिश अच्छा से बोल पाएगा। तो इनका जो उनके मम्मी पापा का जो बहुत अच्छा इंग्लिश है, अच्छा से बोल पाते हैं, वो गुण बच्चा में ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ क्या, कौन सा गुण ट्रांसफर होगा? सिर्फ अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होगा। बाद में जो गुण अर्जित किए हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए सीखे हैं, तो वो गुण उस पर ट्रांसफर नहीं होगा। बच्चा को खुद से वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को जो विकास का जितना भी सिद्धांत है वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम पूरा कोशिश किए हैं आप लोग को समझाने का, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। तो आप हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए सिद्धांत से क्वेश्चन रहता है आपका, ठीक ना, सीटेट में क्वेश्चन सिद्धांत से पूछा हुआ है। और जब हम करवाएंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लिए क्या, पहले हम लोग क्या पढ़े, वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है। फिर उसका विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्या क्या उसका परिभाषा दिए, उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, वंशानुक्रम का सिद्धांत, चार सिद्धांत के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वंशानुक्रम का क्या पढ़ेंगे, वंशानुक्रम का क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी,
किसका, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब इसमें देखिए क्या होता है ना, इसमें भी कुछ कुछ नियम दिया गया है, कुछ कुछ बातें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम की क्रिया का मुख्य रूप से क्या 3 नियमों पर आधारित है। कौन कौन सा नियम पर आधारित है वो देखेंगे आगे हम लोग। मुख्य रूप से 3 नियमों पर आधारित है, जो यह निर्धारित करते हैं क्या बच्चे अपने माता पिता से किस प्रकार संबंधित होते हैं। तो किससे हम लोग जानेंगे, जो वंशानुक्रम की जो क्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी है ना, उससे ही हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा गुण एक गुण है, कौन कौन सा गुण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, समान समान को जन्म देता है। ये पहले भी आपको बताया, समान समान को जन्म देता है, मतलब एक आदमी है तो आदमी को ही जन्म देगा, कोई गाय है तो गाय को ही जन्म देगा, कोई हाथी है तो हाथी को ही जन्म देगा, कोई बिल्ली है तो बिल्ली को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं कि आदमी जानवर को जन्म दे देगा या फिर जानवर आदमी को जन्म दे देगा। ऐसा आप लोग सुने हैं क्या, नहीं ना सुने हैं कभी। तो यही बोल रहा है, समान समान को जन्म देता है। जैसे देखिएगा आप क्या बोल रहा है, यह नियम प्रतिपादित करता है कि एक जाति का प्राणी अपनी ही जैसी जाति के प्राणी को जन्म देता है। उदाहरण के लिए क्या, आदमी आदमी को, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, हाथी हाथी को, कुत्ता कुत्ता को, बिल्ली बिल्ली को, गाय गाय को। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, समान प्रकृति। इसमें क्या होता है, बच्चों में अपने माता पिता के समान प्रकृति होती है। क्या होता है, समानता, जो प्रकृति की समानता कैसी होती है, तो बच्चों में ना अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा तो होता ही है, क्योंकि आनुवांशिक गुण माता पिता से बच्चा में ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के समान होने का आशंका होता है, प्रवृत्ति होता है। उसके फिर बाद देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण। देखिए एक उदाहरण क्या बोल रहा है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे में बुद्धिमान होने की प्रवृत्ति। क्योंकि समान में समान, क्या बोल रहा है, समान समान को जन्म देता है, तो ये भी तो उसमें आता है ना। अगर किसी के मम्मी पापा बुद्धिमान है, तेज तर्रार है, तो कहीं ना कहीं उसका बच्चा भी बुद्धिमान होता है, तेज तर्रार होता है, होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है फिर क्या, सुंदर माता पिता के बच्चों में प्राय क्या सुंदर होने की संभावना होता है। जिनके मम्मी पापा गोरे नारे होते, लंबे होते, कहीं ना कहीं क्या उनका जो बच्चा होता है वो भी गोरा होता है और लंबा होता है। जरूरी नहीं है, लेकिन होता है जनरली। ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, वंशानुक्रम का जो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी है, उसमें पहला क्या बताएं, समान समान को जन्म देता है। मतलब एक जीव अपने जैसे ही जीव को पैदा करता है, बस इतना आप जानिए। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए आगे देखते हैं, क्या देख रहे हैं, अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, लॉ ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या बोल रहा है, मूल सिद्धांत क्या है, बालक अपने माता पिता से क्या अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारा गुण अपने माता पिता का उसमें आ जाएगा। क्या बोल रहा है, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर क्या उनमें कुछ कुछ अंशों में भिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए मम्मी पापा गोरे नारे लंबे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, पहले ही बताएं कि उसका बेटा बेटी या उसका आने वाला जनरेशन भी बहुत लंबा होगा, गोरा होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन होता है कि अलग भी हो सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, भिन्नता के आयाम, भिन्न जो होता है अलग होता है, उसका आयाम क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। क्या बोल रहा है, बच्चे में परस्पर क्या, बच्चे में परस्पर रंग, बुद्धि एवं स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव में भिन्नता होती है। वही बताए ना कि जैसे उसके मम्मी पापा गोरे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बेटा बेटी भी गोरा होगा, या फिर उसके मम्मी पापा बहुत तेज तर्रार है तो उसका बेटा बेटी भी तेज होगा, या फिर उसका जो स्वभाव, जैसे कि उसके मम्मी पापा बहुत सीधे साधे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बेटा बेटी भी क्या सीधा होगा। तो उसके बाद देखिए अगला क्या बोला, भिन्नता का कारण, जो अलग अलग होता है ना, भिन्नता का कारण क्या होता है। जब देखिए जो गुण माता पिता जैसे हैं वैसे उनका बच्चा नहीं हो पाता है, तो अलग होता है, तो उसका कारण क्या है आखिर। तो क्या बोल रहा है, भिन्नता का कारण क्या होता है, रीजन फॉर वेरिएशन। क्या होता है रीजन फॉर वेरिएशन, यह भिन्नता माता पिता की क्या, माता पिता के उत्पादक कोषों के वंश सूत्रों यानी जीन्स के विभिन्न समुच्चय, जो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, बनने के कारण उत्पन्न होती है। बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनने के कारण होता है, जिसके कारण क्या भिन्न होता है, अलग होता है।
ठीक है, तो ये भी आप लोग को दूसरा नियम भी क्या, पहला क्या बोले, समान समान को देता है जन्म, दूसरा क्या, भिन्नता का, पहला समान समानता का नियम, दूसरा क्या, भिन्नता का नियम। अब देखते हैं एक और नियम क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है तीसरा, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन मतलब क्या होता है ना, कि फिर से आपको पुराना, जैसे कोई पुराना अवस्था में नया अवस्था में गया ना, तो फिर से क्या, नया से पुराना अवस्था में आ सकता है, मतलब उसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल। ठीक है ना, उस तरह से क्या बोला इसको, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन का नियम मतलब फिर से वो पुरानी अवस्था में आ सकता है नया अवस्था से। क्या बोल रहा है, मूल सिद्धांत इसका क्या है, यह नियम बताता है, क्या बताता है, कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, जो इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, जो माता पिता का कोई विशिष्ट गुण होता है ना, वो विशिष्ट गुण बच्चा में नहीं आता, क्या कि जो नॉर्मल गुण होता है वही आता है, उसको ही ले पाते हैं, उसको ही ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, औसत की ओर, औसत की ओर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, तो औसत की ओर, टेंडेंसी टुवर्ड एवरेज। इसमें क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम की प्रवृत्ति, किसका, तो वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्यता, क्या सामान्य तथा औसत की और होती है, किस और होती है, जो वंशानुक्रम का जो प्रवृत्ति है ना, वो सामान्य से किस और होती है, सामान्य से औसत की ओर होती है। किसकी ओर होती है, सामान्य से औसत की ओर होती है, क्योंकि सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुष में होते हैं। ये सामान्य गुण जो जनरल होता है ना, नेचर सबका होता है, लेकिन जो स्पेशल होता है, कोई विशिष्ट होता है, वो सब में नहीं आ पाता। जैसे क्या, उदाहरण के लिए, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान औसत प्रतिभा वाली हो सकती है। क्या बोल रहा है कि जिसके मम्मी पापा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत तेज तरार है, तो उसके माता जो उसके बच्चे हैं क्या होते हैं, औसत हो सकते हैं, पढ़ने लिखने में औसत हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसके जैसा ही होंगे। तो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है प्रत्यागमन का नियम। उसके बाद देखिए इसका कारण क्या है, प्रत्यागमन के कारण, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या, पहला है माता पिता के जीन्स में से एक अधिक और दूसरा कम शक्तिशाली होना। मतलब जो माता पिता से जो गुण आता है ना, तो एक जीन है क्या, एक जीन है सो क्या, थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली, और दूसरा क्या है, कम शक्तिशाली है, वो भी क्या एक कारण हो सकता है इसका। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का जीन्स अधिक शक्तिशाली होना। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा में सिर्फ उनके माता पिता का ही जीन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उसके दादा दादी परदादा परदादी या फिर उनके पूर्वजों का भी आता है, तो उनका जो आ रहा है, जो गुण ट्रांसफर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या शक्तिशाली नहीं होते हैं, अधिक शक्तिशाली होता है या फिर शक्तिशाली नहीं होता है। उसके बाद देखिए मान्यता क्या है, इसका मान्यता वर्तमान में इस नियम की सर्वाधिक मान्य है। जो ये नियम बताया गया है ना, यह नियम वर्तमान में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए आप लोग अक्सर देखते होंगे, जिसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा अच्छा रहेगा, बदमाश रहता है। वो पढ़ने लिखने में तेज है तो उसका बेटा पढ़ने लिखने में वैसा तेज नहीं रहता है। बहुत गोरे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा गोरा रहता है। तो ये सब, ये भी जो जनरली देखा जाता है, ये वाला जो नियम है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यही वाला इसी का मान्यता है, ये ज़्यादा फॉलो हो रहा है अभी का टाइम में। ठीक है, तो आप लोग को देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ क्या हेरिडिटी, ये भी बता दिए। वंशानुक्रम के जो भी नियम थे, तीन नियम, ये सारा आपको नियम बता दिए। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे क्या है, वंशानुगत विशेषंग। देखिए कुछ लोग को है ना, थोड़ा सा रुकिए पानी पी लेते हैं। ये क्लियर आप लोग को दिख रहा है, ये स्क्रीन शॉट लेके बना, क्योंकि थोड़ा सा उसको लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर तो दिख रहा होगा जहाँ तक हमको लग रहा है।
अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है ना, वंशानुगत, क्या है, वंशानुगत विशेषंक, विशेषंक, विशेषंक मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी ट्रेड्स। तो इसको क्या होता है, ये वाला बहुत कोई आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, वंशानुगत विशेषंक। अगर ये लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि देखिए बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, तो वही वर्ड को तो हमको, क्योंकि एग्जाम में भी पूछेगा, अगर हम इसका जो मीनिंग वाला होता है वो लिख देंगे तो फिर तो वैसा बुक में एग्जाम में आपका पूछेगा नहीं, जो बुक में लिखा हुआ है वही। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गुण। क्या होता है इसका मीनिंग, गुण। एक मिनट रुकिए, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है गुण। इस, या फिर अब इसको क्या बोल सकते हैं, वंशानुगत गुण। तब हम लोग पढ़ेंगे ना कौन कौन सा वंशानुगत, जो उनके मम्मी पापा से कौन कौन सा गुण उसके बच्चे में आता है, तो वही टॉपिक है वंशानुगत, वंशानुगत गुण। अब कौन कौन सा गुण है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको कौन सा कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितना टाइप में, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, और किस में कौन सा गुण आता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जीव वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से, कौन, तो जीव वैज्ञानिक भी और मनोवैज्ञानिक दोनों ने मिलकर इसको बताया है क्या, यह अनुमान है कि, देखिए अनुमान लगाया गया अब तक 200 से अधिक वंशानुगत विशेषक, विशेषक मतलब ये वही, विशेषक मतलब गुण, वंशानुगत गुण, 200 से अधिक वंशानुगत गुण निर्धारित किए जा चुके हैं। कितना, 200 से अधिक, 200 से अधिक वंशानुगत गुण। कौन सा गुण, तो वंशानुगत गुण, कौन सा गुण, तो वंशानुगत गुण निर्धारित किया जा चुका है। अब देख रहे हैं इसमें कौन कौन सा गुण है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला गुण कौन सा है, इसमें देखिए पहला विशेषण का प्रकार मतलब गुण का प्रकार। पहला गुण क्या है, संरचनात्मक, संरचनात्मक यानी क्या, स्ट्रक्चरल, मतलब उसका बनावट कैसा है, उसका आकृति कैसा है ये। तो इसमें लक्षण क्या होता है, इस गुण का लक्षण क्या है, इस गुण के लक्षण क्या है, शरीर की संरचना से संबंधित विशेषण, मतलब शरीर की संरचना से संबंधित गुण। उसमें देखिए क्या क्या इसका उदाहरण है, शरीर की संरचनात्मक में, अब इसमें क्या कौन सा गुण आता है, संरचनात्मक गुण में शरीर की संरचना से संबंधित गुण आएगा। अब उसमें कौन कौन सा गुण आएगा वो देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा गुण आएगा, तो शरीर या अंग की माप, शरीर या अंग की क्या माप, फिर बालों का रंग, ये सब तो शरीर का संरचना में ही ना आता है। बालों का रंग, फिर बालों की आकृति, जैसे देखते होंगे ना, आपको बताएं कि क्या अंगों की माप, जैसे कि बालों का रंग, अगर किसी मम्मी पापा के बाल उनके काले हैं पूरा, तो उसका बेटा का भी या बेटी का भी बाल पूरा काला रहता है। फिर ऐसा भी देखते हैं किसी के मम्मी पापा के क्या बाल घुंघरैले रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनका जो बच्चा होता है या बेटा बेटी उनका भी बाल घुंघरैला होता है। या फिर कोई गांजा रहते हैं तो आने वाला जनरेशन भी थोड़ा गांजा रह सकता है। तो वही बोल रहा है बालों की आकृति भी, फिर दांतों का विन्यास, मतलब कहीं ना कहीं जो दांत भी है ना वो जैसे रहता है वो दांत का विन्यास, फिर आंखों का रंग, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के आंख का रंग भूरा है तो कहीं ना कहीं जो उसका बच्चा है तो उसका भी रंग भूरा हो सकता है। फिर क्या, त्वचा का रंग भी, गोरे हैं तो गोरे हो सकता है, काले हैं तो काले हो सकता है, फिर बौना भी, जैसे अगर किसी के मम्मी पापा का हाइट कम है तो आप लोग देखते होंगे क्या कि उनका जो बच्चा होता है, उनका बेटा या बेटी, उसका भी हाइट कम होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला गुण किसमें हम लोग देखे, पहला गुण हम लोग देखे संरचनात्मक गुण, उसमें उसका लक्षण क्या है, तो उसमें जो शरीर से संबंधित जितने भी गुण है ना, संरचनात्मक गुण में शरीर से संबंधित जितने भी गुण है वो सब हम लोग देखे। उसमें क्या क्या गुण है, तो उसमें बालों का रंग, दांतों का, फिर बोल सकते हैं विन्यास, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये सारा कुछ उसमें आता है, बौनापन, ये सारा कुछ। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा विशेषण का प्रकार, मतलब दूसरा गुण कौन सा है इसमें, दूसरा गुण का प्रकार कौन सा है, क्रियात्मक यानी फंक्शनल, जो काम करने वाला है। उसमें देखिए कौन सा लक्षण आता है, शरीर की क्रिया प्रणालियों से संबंधित लक्षण, किससे, तो शरीर की जो क्रिया प्रणाली है ना उससे संबंधित लक्षण है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, प्रजनन क्षमता,
रक्त वर्ग, रोगों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब ये भी देखिएगा, ये भी गुण अपने माता पिता से क्या उसमें बच्चा में आता है। अगर किसी के मम्मी पापा पूरे हेल्थी अच्छे स्वस्थ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो बच्चा है वो भी स्वस्थ रहता है, पूरा शारीरिक शक्ति अच्छा है, या फिर प्रजनन क्षमता मतलब बोल सकते हैं इसको, सेक्स करने का जो कैपेसिटी होता है, फिर यह रक्त वर्ग, ये ब्लड ग्रुप भी, वो भी कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक ना। और रोगों के प्रति संवेदनशीलता मतलब अगर रोग से लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना, वो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है मानसिक। क्या है अगला, अगला है गुण का प्रकार। कौन सा गुण का प्रकार है, अगला गुण का प्रकार है विशेषक कौन सा है, तो मानसिक है। कौन है, मानसिक है। तो इसका लक्षण क्या है, मानसिक गुण का लक्षण क्या है, मानसिक योग्यताओं एवं व्यक्ति से संबंधित लक्षण। तो मानसिक है तो मानसिक योग्यता से संबंधित रहेगा, और व्यक्ति का संबंधित लक्षण, व्यक्तित्व से संबंधित लक्षण। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, तो देखिए साहित्यिक, कौन सा साहित्यिक, गणितीय, वैज्ञानिक, संगीतीय योग्यता, फिर बुद्धि, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, रुचि, मितव्ययिता, स्वाभिमान और स्वभाव, ये सारे गुण आते हैं। कौन कौन सा गुण आता है, ये सारा गुण आता है किसमें, तो आपका है मानसिक वाला प्रकार में। कौन सा प्रकार में, मानसिक प्रकार में कौन कौन सा गुण आता है, ये सारा गुण आता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला कौन सा गुण का प्रकार है, विशेषक का प्रकार है, विशेषण का। तो अगला है आपका असाधारण। क्या है, असाधारण। चौथा है असाधारण। इसमें देखिए क्या क्या आता है, गुण का लक्षण, विशेषण का लक्षण क्या होता है, वंश परंपरा से प्राप्त रोग या दोष। जैसे देखते हो ना, कुछ कुछ रोग ऐसा होता है, आप लोग अक्सर ऐसा सुने हुए या फिर देखे होंगे, कुछ कुछ जो रोग होता है ना माता पिता से क्या वो बच्चा में भी आता है। जैसे बोल सकते एक होता है रोग, कलर कलर ब्लाइंडनेस वाला रोग, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है, तो जिसमें क्या होता है कि आप रंग को, कलर को नहीं पहचान पाइएगा सभी कलर को। तो वैसा रोग अगर उसके मम्मी पापा में किसी एक को है तो उसको बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो भी उस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सा क्या आता है, देखिए बहुउंगलिया, बहुउंगलिया मतलब देखते होंगे ना, कोई आदमी है जिसका 5 उंगली, तो हम लोग का रहता है कितना, 1 2 3 4 5, लेकिन किसी किसी का 5 और 6 उंगली रहता है। अगर किसी मम्मी पापा के 6 उंगली, तो उसके बच्चा का भी 6 उंगली हो सकता है, ऐसा गुण होता है। फिर क्या, गंजापन, गंजापन मतलब किसी के मम्मी पापा गंजे, मतलब पापा गंजे है, तो क्या गंजा तो पापा ही ना होंगे, तो गंजे हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेटा में ये गुण भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर क्या, वर्धनता, वही बोले कलर ब्लाइंडनेस वाला भी बताएं। फिर रंजकहीनता, ये भी एक तरह का क्या है, रोग है। फिर मिर्गी, ये भी एक तरह का रोग है। फिर क्या, ये भी एक बीमारी है। फिर देखिए ये भी एक बीमारी है, ठीक है ना, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, ये भी आपका एक अनुवांशिक बीमारी है, बीमारी का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारा समझ में आ रहा होगा। हम सारा आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं A to Z, क्योंकि देखिए ये सबसे ना क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद कुछ 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 क्वेश्चन इसे भी पूछा हुआ है आपका, लेकिन ये पूछ देगा किसका प्रकार है, कौन सा प्रकार है, या फिर इसका किसका उदाहरण है, इस तरह के करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे हम तो उसमें आप लोग देखिएगा। अब चलिए, अब ये तो देख लिए, अब आगे क्या है वो देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अब आगे क्या है, अब बोल रहा बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। जो बालक होता है ना, अब हम लोग को यहाँ देखना है, मेन जब कोई बालक होता है, तो बालक का जब हम लोग पढ़े थे पहले भी, जब बालक का वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक उसमें बताए थे पूरा आपको, कि बच्चे के वृद्धि और विकास को दो मेन कारक होता है, कौन कौन, तो एक उसका वंशानुक्रम होता है, यानी कि अनुवांशिक कारक प्रभावित करते हैं, और दूसरा वातावरण, जो उसके आसपास के लोग या आसपास के रहने वाले लोग या आसपास की वस्तुएं, वो सब प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं दो मेन कारक था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वंशानुक्रम, जो बालक के विकास में ना वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें तो देखे थे प्रभावित करने वाले कारक में, लेकिन अब कैसे प्रभावित करता है, क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन पूछता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछेगा, ये पूछेगा, पूछ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ क्या आपका ये सीटेट पे भी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसे पूछा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पहला क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार देख लेते हैं। जन्म से प्राप्त जीन्स ही क्या
मानव के भावी विकास की दिशा और दशा निर्धारित करता है। किसको? जो मानव का जो भी प्रेजेंट एज है, जो उसको जन्म से मिलता है, वही कहीं ना कहीं वही सब गुण उसको प्रभावित करते हैं, उसका दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? वंशानुक्रम बालक के शारीरिक क्या करता है? वंशानुक्रम बालक के शारीरिक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को, किसको? मानसिक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को गहराई से प्रभावित करता है। किस तरह से? देखिए, तो ये गहराई से प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, पहला क्या प्रभाव है? पहला शारीरिक लक्षण का प्रभाव। ये तो आप लोग को बता ही चुके हैं, बार बार कितना बार बोले हैं। किसी शारीरिक लक्षण मतलब शरीर से रिलेटेड जो भी लक्षण है, मतलब किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो उसका बच्चा भी लंबा होगा, गोरे हैं तो गोरा होगा, बाल काला है तो काला होगा। शरीर से जो अगर मोटे हैं तो ऐसा भी होता है, कुछ मोटे। वही बोल रहा है क्या? बालक की शारीरिक संरचना, उसमें क्या क्या आता है? रंग, रंग आता है, रंग रूप। जैसे गोरा है, काला है, फिर आकार किस तरह से है, लंबा है, नाटा है, फिर भार वजन कम है ज्यादा है, फिर ऊंचाई, वही लंबा चौड़ाई आदि जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? तो ये सब किसके द्वारा निर्धारित होता है? जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। देख लीजिए आप लोग, ये सभी चीजें किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये सारी चीजें जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, ये आप लोग बस अपने आसपास में देखिए, सारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको जोड़ कर देखिए, आसपास देखते होंगे तो समझ में पूरा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा होगा आप लोग को समझ में। उसके बाद देखिए, इसमें शारीरिक लक्षण का प्रभाव है। दूसरा क्या? आंतरिक संरचना, जो अंदर का शरीर का संरचना, उसमें क्या क्या होता है? देखिए क्या बोल रहा है? हड्डियों हड्डियों, दांत, अंतःस्रावी ग्रंथियां की बनावट, ये सारा कुछ हम आप लोग को बताए भी है, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बनावट, बालों का स्वरूप, यौन विकास, मतलब सेक्स डेवलपमेंट जैसे आंतरिक अंग भी वंशानुक्रम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? जो ये सब भी होता है ना कहीं जो हड्डी, ये दांत, ये सब भी है ना, बाल का स्वरूप, बालों का स्वरूप, या फिर सेक्स करने का जो कैपेसिटी, ये सब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? ये वंशानुक्रम होता है, वो भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? मूल शक्तियों तथा स्वभाव पर प्रभाव। किसमें? मूल शक्ति और स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। तो पहला हम लोग देखें, जब बालक का शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, बालक का जब शारीरिक विकास होता है तो उसमें वंशानुक्रम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग देख लिए। ठीक है ना? अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एक बालक का विकास में जो मूल शक्ति और स्वभाव पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक का जो मूल शक्ति है और बालक का जो स्वभाव है, उस पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, थर्नोडाइक, ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? वो हम आगे क्लास में बताएंगे। इनका भी सिद्धांत दिया हुआ है, थर्नडाइक का सिद्धांत, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो इनका मत क्या था? इनका मत है बालक की मूल शक्तियाँ, जो उसका अपना बेसिक कैपेसिटीज होता है, ओरिजिनल पावर, मूल शक्तियाँ का कारण उसका क्या होता है? उसका कारण वंशानुक्रम होता है। क्या होता है? हेरिडिटी होता है। जो थॉर्नडाइक है, इनका मत है कि जो बालक का जो बेसिक शक्ति भी जो होता है ना, उसका मूल आधार, मूल कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम ही है, आनुवंशिकता ही है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस पर? तो स्वभाव पर प्रभाव। क्या बोल रहे थे? संतान का स्वाभाविक प्राय क्या होता है? संतान यानी बच्चा का जो है ना, बच्चा का स्वाभाविक प्राय माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही होता है। उनके अनुसार मतलब बोल सकते हैं क्या, जैसे किसी के मम्मी पापा बहुत मतलब झगड़ने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो उसके बच्चा भी होते हैं लड़ाई करने वाले। जैसे आप लोग ये भी देखते होंगे, मतलब आसपास में हम एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग को। जैसे कि किसी के मम्मी पापा है ना, मतलब मम्मी बहुत लड़ती है, तो देखिएगा जो उसकी बेटी, आप लोग बोलते हुए कि नहीं इसकी मम्मी लड़ती है तो उसकी बेटी भी बहुत मतलब लड़ाकीन है, लड़ने वाली है, ऐसा होता है ना। तो वही बता रहे हैं ये सब आप लोग को। उसका स्वभाव भी क्या? संतान का स्वभाव प्राय माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही होता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण, जो व्यक्ति का स्वभाव है उसका निर्धारण करने वाले क्या? आंतरिक प्रेरक तत्व और संवेग जन्मजात होते हैं। ये सब जो होता है ना, प्रेरक तत्व और संवेग, ये सब कैसे होते हैं? ये सब जन्मजात होता है। और क्या? वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है। वही तो बता रहे हैं कि जैसा उसका मम्मी पापा का रहेगा आदत, वैसा उसका बच्चा भी करता है।
ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद मूल शक्तियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे क्या है, चरित्र पर प्रभाव। एक बालक का चरित्र पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, चरित्र पर क्या प्रभाव। जैसे देखते होंगे कुछ लोग आप लोग बोलते हैं कि नहीं ये लड़की बहुत कैरेक्टरलेस है, तो ऐसा कि नहीं उसकी मम्मी भी इसी तरह का है नेचर, या ऐसे करती है वैसे करती है, तो उसकी बेटी भी उसी तरह की है, चाहे उसके पापा ऐसे है तो उसका बेटा भी ऐसा है। ऐसा आप लोग अक्सर सुनते होंगे या फिर अपने आसपास देखते होंगे या कोई बोलते होंगे। वही बोल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। क्या बोल रहा है देखिए, अध्ययन द्वारा पुष्टि हुआ क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होते हैं। क्या होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। जैसे उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसके संतान भी वैसे ही कैरेक्टरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ज्यूक का परिवार का अध्ययन, एक जो ज्यूक है एक परिवार है उसका अध्ययन किया गया, और उसका अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने क्या बताया देखिए, मनोवैज्ञानिक डगडेल, कौन, तो एक मनोवैज्ञानिक डगडेल, और कौन, डगडेल और अष्टबुक ने, किसने, अष्टबुक, अष्टबुक ने ज्यूक नामक भ्रष्ट, जो एक, जो किसका नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, वो कैसा व्यक्ति था, वो भ्रष्ट व्यक्ति था, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, मतलब घोटाला करने वाला, समझ रहे हैं, या फिर और कुछ वैसा काम किया होगा। व्यक्ति के परिवार का अध्ययन किया, किसके, व्यक्ति का परिवार का अध्ययन किया। अब उन्होंने क्या पाया, अध्ययन करने के बाद देखिए उन्होंने क्या पाया, क्या, इस परिवार की 5 पीढ़ियों के 1000 व्यक्तियों में से, कितना, उस परिवार का जो 5 पीढ़ी है ना, कितना पीढ़ी, तो 5 पीढ़ी के 1000 व्यक्तियों में से बड़ी संख्या में लोग क्या, बड़ी संख्या में लोग शैशव काल में ही क्या होते हैं, मर गए। मतलब शैशव काल मतलब पता है ना कितना, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक की आयु को क्या बोलते हैं, शैशव काल बोलते हैं। ये पिछले ही क्लास में आप लोग को बताए हैं। शैशव काल फिर से बता दे रहे, 0 से 2 वर्ष। क्या बोल रहा है, संख्या में शैशव काल में ही मर गए, रोगग्रस्त रहे, किस तरह, या तो मर गए, रोगग्रस्त रहे, फिर भिक्षा प्रीति अपनाई, मतलब भीख मांगने वाला प्रवृत्ति को अपना लिया, या फिर जेल चले गए, कुछ गलत करेंगे, भ्रष्ट है तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। और फिर क्या, केवल 20, कितना, तो केवल 20 व्यक्ति ही कुछ व्यवसाय सीख सके, क्योंकि देखिए उसका जो जो उसका जो पीढ़ी पहले क्या, तो भ्रष्ट था, तो कहीं ना कहीं वो जो भ्रष्टाचारी था, तो उसका आने वाला जनरेशन भी कहीं ना कहीं उसका सजा मिलेगा उसको, और कहीं ना कहीं उसी नेचर का था। तो जिसके कारण क्या हुआ, सब कहीं ना कहीं खत्म हो गए, लास्ट में कितना, सिर्फ 20 व्यक्ति ही बचे और कुछ सीख सके। तो वंशानुक्रम का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है और पड़ रहा है। अब देखिए उसके बाद चौथा क्या बोल रहा है, सामाजिक विकास पर प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा का जब सामाजिक विकास होता है, किसका, जब बच्चा का एक सामाजिक विकास होता है, तो उसमें वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वंशानुक्रम एक बच्चे का सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक विकास कहने का मतलब क्या, बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ जाता है, विद्यालय में जाता है, समाज में जाता है, तो उसमें किस तरह का गुण उसमें विकसित होता है, अपने समाज के लोगों के साथ किस तरह से बनाता है, दोस्ती करता है। क्या बोल रहा है, सामाजिक भावना, बालकों में सामाजिक भावना के विकास की प्रक्रिया और गति पर भी क्या, विकास की प्रक्रिया और गति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। समाज के साथ जाएगा, किस तरह का विकास का भावना होगा, किस तरह से समाज के साथ रहने का जो है ना कहीं क्या, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, संस्कार शब्द, संस्कार मतलब रिस्पेक्ट देने वाला जो वर्ड होता है, समाज में उत्तम कार्य करने वालों को संस्कारवान, जो समाज में जो अच्छे काम करते हैं, उत्तम काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संस्कारवान बोलते हैं, संस्कारवान बोलते हैं। कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है, क्या कहकर, तो संस्कारवान कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है, क्या की जाती है, तो उनकी प्रशंसा की जाती है। क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति,
जो व्यक्ति के उत्तम वंशानुगत गुणों की ओर संकेत करता है। प्रजाति पर आधारित गुण भी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब जो अच्छे गुण पहले से है तो कहीं ना कहीं उनका आने वाला जनरेशन भी क्या इसी श्रेणी में आएगा। जैसे बोलते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि नहीं, उसके पापा बहुत अच्छे थे। अगर है, मतलब पहले अगर वो नहीं है दुनिया में, तो कि उसके पापा बहुत अच्छे थे, आज उसका बेटा भी बहुत अच्छा है। जैसे ऐसा कुछ नेता लोग भी होते कि नहीं, उसके जो भी पापा थे बहुत इस क्षेत्र का विकास किए, तो उसका बेटा भी उसी तरह विकास कर रहा है, तो ये सब गुण आता है, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए आप, ये सब कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम पूरा समझाने का आप लोग को पूरा कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगर किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि देखिए जितना भी क्लास चल रहा है आप लोग को, चाहे आप एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं या यूट्यूब में, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो देखिए ये सारा का नोट्स कहाँ मिलेगा। ये सारा का नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। और वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपका बीएड सेमेस्टर का भी क्लासेस चल रहा है, डीएलएड का भी स्टार्ट हो गया, प्लस सीटेट का भी चल रहा है, जेटेट का भी चल रहा है। तो आपको जिस कोर्स में इनरोल होना है, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टीचिंग एकेडमी का एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर में किस नाम से है, प्ले स्टोर में आपका बीएड डीएलएड नोट्स और लेसन प्लान के नाम से है। चाहे उस एप्लीकेशन का लिंक क्या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें जिस कोर्स में आपको इनरोल होना है इनरोल होइए, और वहाँ से पढ़िए। वहाँ पे सारा कुछ अच्छा से आपको पूरा कैटेगरी वाइज पूरा बनाया हुआ है, सारा कुछ वहाँ पे क्लास रेगुलर चल रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए मानसिक विकास पर प्रभाव। देखिए एक बच्चा का जो मानसिक विकास है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। एक बच्चा का मानसिक विकास मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि अगर किसी के मम्मी पापा पढ़ने में तेज है, मतलब तेज तरार है पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं उसका जो बच्चा होता है ना, वो भी तेज तरार रहता है, उसका भी मानसिक डेवलपमेंट अच्छा से होता है। तो वही बोल रहा है क्या, मानसिक विकास पर प्रभाव। क्या बोल रहा है, क्लीनबर्ग। क्लीनबर्ग का मत है, एक मनोवैज्ञानिक कौन है, क्लीनबर्ग, इनका मत है, बुद्धि प्रजाति पर निर्भर होती है। बुद्धि क्या, बुद्धि प्रजाति पर निर्भर होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे, मतलब ऐसे हम बता रहे एग्जाम्पल, जैसे जनरल जो स्टूडेंट रहते हैं देखते होंगे बहुत को, उन लोग पढ़ते हैं बहुत, पूरा पढ़ते हैं, पढ़ने में तेज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि और दूसरे नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वो सब क्योंकि वो ज़्यादा कट ऑफ जाता है तो पूरा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और मैक्सिमम आपको पढ़ने वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, अध्ययनों से निष्कर्ष, अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम संबंधी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि बुद्धिमान बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे बुद्धिमान होते हैं। क्या होते हैं, अगर किसी के माता पिता के बुद्धिमान है तो जो उनके बच्चे वो भी होते हैं ना, अधिकतर बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बुद्धिमान होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है बुद्धिमान ही होते हैं। और क्या बोल रहा है, कम बुद्धि के जो माता पिता जिनका बुद्धि कम होता है ना, उनका बच्चा का बुद्धि भी क्या कम होता है। कि बुद्धि अधिकतर बच्चे कम बुद्धि के होते हैं, जिसके माता पिता का बुद्धि कम है उसका बच्चा का भी बुद्धि क्या होगा, कम होगा। क्या बोल रहा है, इसके अपवादों का कारण प्रजाति और पूर्वज होते हैं। तो इसका जो कारण है ना, उसका जो प्रजाति और पूर्वज भी है, क्योंकि देखिए एक बच्चा में सिर्फ उनके माता पिता का ही गुण नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसके पूर्वज का भी आता है, दादा दादी पर दादा परदादी, और जो भी उनके पूर्वज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। तो उसका भी एक, उसका कारण यही है, अपवाद होने का कारण, कि वो सारा गुण उसमें नहीं आता है। यानी कि जो तेज होते हैं माता पिता, बच्चा भी तेज नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें गुण सिर्फ उनके माता पिता का नहीं आता, उनके पूर्वजों का भी आता है। उसके बाद देखिएगा बोला मानसिक शक्तियाँ, क्या बोल रहा है, मानसिक शक्तियाँ। ये क्या बोल रहा है कि स्मरण, मतलब याद करने वाला, फिर कल्पना या इमेजिन करने वाला, तर्क तर्क वितर्क करने वाला, लॉजिक, मानसिक शक्तियाँ, आदि मानसिक शक्तियाँ बुद्धि पर निर्भर करती है, किस पर, ये सब जो मानसिक शक्तियाँ होती है ना बुद्धि पर निर्भर करती है, जो वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ये तो सही है कि किसी का मेमोरी पावर अच्छा है तो उसका बच्चा का भी मेमोरी पावर अच्छा होता है। कोई अच्छे से पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उसका जो आने वाला बच्चा होता है जनरेशन, वो भी कर सकता है, करता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। देखिए व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, देखिए किस तरह से जो वंशानुक्रम है ना, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव डालता है।
जैसे देखिए आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, ये आप ऐसे भी समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए किसी के मम्मी पापा या फिर पापा डॉक्टर है, तो वो चाहता है कि नहीं मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। अगर किसी मम्मी पापा के बेटा पापा इंजीनियर है, तो चाहता है कि नहीं मेरा बेटा भी इंजीनियर है। जैसे आप लोग में ही बता रहे हैं, बहुत के मम्मी पापा क्या टीचर होंगे, तो आप लोग भी वो भी चाह रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा या बेटी क्या टीचर बने। चाहते हैं कि नहीं चाह रहे हैं? तो चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। जो बालक का ये व्यावसायिक विकास ना है, क्योंकि इससे आपको बाद में नौकरी करना है या इससे पैसा कमाना है, तभी तो आप ये कर रहे हैं ना। तो जो बच्चा का व्यावसायिक विकास में, व्यावसायिक योग्यता में कहीं ना कहीं क्या उसका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है? कैटल का मत है कौन? तो कैटल मनोवैज्ञानिक इनका मत है व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम ही है। क्या है? वंशानुक्रम ही है। क्या बोला देखिए, वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन, उसमें क्या ये वैज्ञानिक के परिवारों का अध्ययन किया। उसमें देखिए क्या बोल रहा है, कैटल अमेरिका के क्या 885 कितना, तो 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करके कितना 885 परिवार का अध्ययन किया, और करके वो अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि इन वैज्ञानिकों के परिवारों के 2/5 व्यवसायी, मतलब 2/5 यानी कि इसको कर सकते हैं 885 का 2/5, अब जितना आएगा उसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, व्यवसायी वर्ग के मतलब 2/5 व्यवसायी वर्ग में, फिर उसके बाद इसका आधा, उसका आधा जो है उत्पादन वर्ग में, जो इसका आधा आएगा 50% किस में? उत्पादन वर्ग में चला गया। और केवल कितना 1/4 मतलब इसका जो 25% है ना, किसमें? कृषि कार्य में गया। कृषि कार्य में गया। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वंशानुक्रम से प्राप्त क्या कुछ योग्यताएं विशेष व्यवसायों की ओर उन्मुख करती है। क्योंकि देखिए वो सब साइंटिस्ट था, ठीक ना, तो पूरा 100% तो सब उसमें नहीं जाएगा ना, किसी और में भी जाते हैं, लेकिन बहुत क्या साइंटिस्ट भी बने। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं वंशानुक्रम के प्रकार। ये लास्ट टॉपिक है। ये जो वंशानुक्रम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आज हम लोग सिर्फ वंशानुक्रम तक ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वातावरण के बारे में। उसके बाद फिर थर्ड क्लास में क्या पढ़ेंगे? वंशानुक्रम और वातावरण से जितना भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही टॉपिक था। तो देखिए अगला क्या है। अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे? वंशानुक्रम के प्रकार। वंशानुक्रम का क्या क्या प्रकार होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम को मुख्य रूप से कितना दो प्रकार में, कितना दो प्रकार में प्रस्तुत किया गया। उसमें पहला क्या है? जैविक वंशानुक्रम। पहला क्या है? जैविक, बायोलॉजिकल वंशानुक्रम। ठीक है, उसमें देखिए क्या आता है, मूल प्रकृति क्या होता है, इसका कोर नेचर क्या होता है। किसी भी पशु या मनुष्य की शारीरिक रूपाकृति मतलब फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह से वो दिखता है, उसका लुक कैसा होता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, शारीरिक समानता, शारीरिक फिजिकल सिमिलरिटीज, किस तरह से वो देखने में एक जैसे है या नहीं। तो क्या बोल रहा है, भाई बहनों में क्या, भाई बहन में शरीर की आकृति में समानता पाई जाती है। ठीक ना, जैसा आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए आप ही लोग में कोई दो बहन है या दो भाई है, तो दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता है, तो क्या कहीं ना कहीं समानता पाया जाता है, तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, शारीरिक समानता। फिर क्या बोल रहा है, जुड़वा बच्चे जन्म के समय शारीरिक रूप से एक जैसे ही दिखते हैं। जो जुड़वा बच्चा भी होता है ना, जब उसका जन्म होता है, तो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है शारीरिक रूप से क्या स्टार्टिंग में वह एक जैसा ही दिखता है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, शारीरिक लक्षणों के उदाहरण। शारीरिक लक्षण के क्या क्या उदाहरण है इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके अंदर में क्या आता है, इसके अंतर्गत कद मतलब हाइट बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक ना, रूप, फिर मांसपेशियों की शक्ति, समलिंग कामुकता, उसके बाद आदि क्या सम्मिलित होते हैं, ये सब सम्मिलित होता है किसमें? तो ये सब आपका किस में आता है? जैविक वंशानुक्रम में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वंशानुक्रम के प्रकार। तो पहला क्या देखे? जैविक वंशानुक्रम। उसमें पहला मूल प्रकृति देखें। उसके बाद फिर क्या, उसका शारीरिक समानता की दो, उसका भाई बहन का जो शारीरिक समानता होता है एक जैसा होता है। फिर क्या देखें? शारीरिक लक्षण के उदाहरण, ये सारे उदाहरण को देखें। अब देखते हैं अगला क्या है इसमें। अब देखिए अगला क्या है,
मानसिक आनुवंशिकता, पहला क्या देखे, जैविक आनुवंशिकता। अब दूसरा क्या है, मानसिक आनुवंशिकता। इसमें क्या होता है, पहला देख रहे हैं सामान्य मानसिकता गुण। मानसिक आनुवंशिकता में हम लोग क्या देख रहे हैं, सामान्य मानसिक गुण। इसमें क्या बोल रहा है, बालक को बहुत से मानसिक गुण भी, क्या मानसिक गुण भी वंशानुक्रम से ही मिलते हैं। जन्म के समय ही क्या, जैसे ये तो सही है, जो बहुत सारे क्या, बहुत सारे मैक्सिमम गुण आपको क्या वंशानुक्रम के द्वारा ही बच्चा को मिलता है, उसी से ट्रांसफर होता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जन्म के समय, जब बच्चा का जन्म होता है उस समय क्या, चूसना, सांस लेना, हंसना, रोना, हाथ पैर हिलाना, जैसे जो सामान्य गुण होता है ना, जैसे बच्चा चूस रहा है, सांस ले रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, ये सब जो सामान्य गुण है ना, क्या ये सब वंशानुक्रम का ही गुण है। किसका है, तो वंशानुक्रम का ही देन है। किसका देन है, तो वंशानुक्रम का देन है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो मानसिक आनुवंशिकता होता है ना, उसका बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहा है, बुद्धि भी वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ये तो बार बार बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि तो वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। कि जैसे आपको हर बार एग्जांपल दे रहे, किसी के मम्मी पापा पेरेंट्स तेज है, पढ़ने में तेज तरार है, अच्छे, उनका दिमाग तेज है, तो बच्चा का भी क्या होता है, दिमाग तेज रहता है, वही पढ़ने लिखने में तेज होता है। बार बार बोल रहे हैं, अब एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फ्रीमैन, कौन, फ्रीमैन, गैसले, ये सब जो है, और गाल्टन, ये गाल्टन और पियर्सन, ये सब जो मनोवैज्ञानिक है ना, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, ने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया, ये सब जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने अपना अपना अध्ययन किया, उससे क्या क्या सिद्ध किया, प्रूव किया कि बुद्धि और वंशानुक्रम का घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, तो बुद्धि और वंशानुक्रम का घनिष्ठ संबंध है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्धि और वंशानुक्रम का कैसा संबंध है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है कि बुद्धि और वंशानुक्रम में क्या संबंध है, उसका वर्णन करें। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अपराधी प्रवृत्ति पर प्रभाव, अगर अपराधी वाला नेचर है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, तो मानसिक अनुवांशिकता का। जैसे देखते होंगे ना कि किसी के, अगर जो भी पीढ़ी उसके मम्मी पापा थोड़ा अगर उस अपराधी नेचर के है, तो बच्चा भी जैसे बोल सकते हैं क्या, कि कुछ अपराधियों के मतानुसार, मतलब अपराध शास्त्रियों के अनुसार, जो अपराध शास्त्री होता है ना, उनके अनुसार, उनके मत के अनुसार, अपराधी प्रवृत्ति भी क्या, माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे जिनके मम्मी पापा कोई अगर गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई अपराध कर रहे हैं, जैसे कुछ चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, या फिर और किसी तरह का अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण क्या होता है, तो उनके बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो गुण उसके बच्चा में भी आता है। ठीक है, तो कुछ अपराध मतलब बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई, जैसे मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अपराध वाला काम, जैसे होता क्या कि मान लीजिए कोई, किसी के पेरेंट्स 2 नंबर काम कर रहे हैं, कोई लड़का 2 नंबर काम कर रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो गुण है क्या, उसके बच्चे में भी आता है, वो भी उसको सीख जाता है। तो वही बोल रहा है, मतलब एक तरह से 2 नंबर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपराध हुआ ना, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति का जो गुण है ना, अपराधी प्रवृत्ति भी माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है, वे मानते हैं कि क्या, अपराध का कारण वंशानुक्रम से प्राप्त शारीरिक क्या रचना है, क्या है, शारीरिक रचना है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा कुछ जितना भी हम बताएं, आप लोग को वंशानुक्रम के बारे में सारा समझ में आ गया होगा। क्या क्या हम लोग देखें, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। पहले हम लोग देखे वंशानुक्रम के बारे में, फिर उसका जो क्या अर्थ के बारे में पढ़े, उसका परिभाषा बहुत से मनोवैज्ञानिक, फिर उसका क्या सिद्धांत देखें, उसका नियम को देखें, फिर जो क्या वंशानुक्रम के क्या क्या गुण होते हैं वो देखें, फिर किस तरह से एक बालक के विकास पर वो जो वंशानुक्रम है, ये किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है, ये सारा कुछ हम लोग देखें। तो ये जो हमारा टॉपिक था सिर्फ वंशानुक्रम का, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, लेकिन उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वंशानुक्रम, ये वाला टॉपिक यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अब अगले क्लास में, ठीक है।